Hello everyone, welcome to the channel Statistica Hub. So in this lecture, we will be starting with the joint distribution of two random variables. Okay. तो सर ने आई थिंक वन रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी चीजें थी वो सारी कवर करा चुके हैं वो. Yes, ma'am. Okay. तो we are studying joint distribution. Firstly, we'll start with the joint distribution. Okay. And then we will cover like PDFs, CDFs, and all the things related to the joint part. Okay. We'll basically study the joint behavior of the random variables. Okay. So पहले मुझे बताएगा कि like मुझे एक जनरल आइडिया हो जाए कि रैंडम वेरिएबल में आपने क्या पढ़ा था. like रैंडम वेरिएबल होता क्या है. अरे रैंडम वेरिएबल खत्म होने वाला है. ये तो बता दो इस ये क्या होता है. वेरिएबल का आउटकम जब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है उसे रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. ओके. कोई और. मैम ये मेजरेबल फंक्शन है फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल लाइन. ठीक है. ओके. तो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. ठीक. वेरिएबल्स में क्या क्या होता है. मेरे पास होते हैं दो तरीके के. एक होते हैं मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स. ओके. अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं. एक होता है मेरे पास रैंडम वेरिएबल और एक होता है मेरे पास किसी ने डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल सुने हैं. यस मैम. यस मैम. ठीक है. मेरे पास एक होता है डीजेनरेट वेरिएबल्स. ओके. ओके. अभी क्या होता है रैंडम वेरिएबल्स में मेरे पास दो चीजें होती हैं. द वन इज हम डिस्क्रीट के लिए पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल्स और एक हम कॉन्टिन्यूअस के लिए पढ़ते हैं. राइट. ओके. लाइक बेसिकली एक तो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल और एक होते हैं हमारे पास नॉन रैंडम वेरिएबल्स जिनको हम डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं. ओके. तो आपने अभी तक रैंडम वेरिएबल्स में वन वेरिएबल का केस पढ़ा हुआ है और जिसमें सर ने उससे रिलेटेड सारी चीजें कवर करा दी हैं. डिस्क्रीट भी कराया होगा और कॉन्टिन्यूअस भी कराया है. राइट. अभी हम इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे. आपका जो मेन फोकस होता है वो इन पर होता है रैंडम वेरिएबल्स पर ओनली. डीजेनरेट वाला कॉन्सेप्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है. आपको सिर्फ ये वाला चीज देखनी है. ठीक है. तो आपने वन वेरिएबल पढ़ लिया. आपको अब टू रैंडम वेरिएबल्स टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल पढ़ना है और इसके दोनों केसेस देखने हैं. डिस्क्रीट के केस में क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होता है. राइट. यस मैम. ओके. तो जो भी आपने रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया वो ठीक था. ओके. अभी अगर मुझे हम बोल रहे हैं कि मुझे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल देखना है. ठीक है. तो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में एक्चुअली मेरे पास होगा क्या होगा मेरे पास जब भी हम किसी का जॉइंट बिहेवियर पढ़ते हैं. राइट. जब भी मुझे किन्हीं अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में जाऊं तो मुझे कोई भी ऐसे दो वेरिएबल्स हो जिनका मुझे जॉइंट बिहेवियर स्टडी करना हो तो उसके लिए मेरे पास आता है टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम जॉइंट बिहेवियर ही पढ़ेंगे. हमारे पास थ्री डायमेंशनल भी होता है, एन डायमेंशनल भी होता है. राइट. बेसिकली वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रॉब्लम सेट बनाओगे और किन किन का जॉइंट बिहेवियर देख रहे हो. वन डायमेंशनल में क्या होता है हम एक सिंगल वेरिएबल पर अपनी ऑब्जर्वेशन जो अपना कैलकुलेशन है वो सारा उस पर देखते हैं. यहाँ पर हम पढ़ेंगे जॉइंट बिहेवियर. जॉइंट बिहेवियर में मुझे कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है कि जॉइंट बिहेवियर मतलब कैसे. कोई भी एक एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल जहां पर मुझे किसी चीज का जॉइंट बिहेवियर देखना हो. अरे जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आप अभी आप पढ़ रहे हो. ठीक है. या आप लोग स्टूडेंट्स हो तो लाइक मैं भी स्टूडेंट हूँ. तो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम देख लेते हैं कि अगर हम जितने घंटे पढ़ते हैं लाइक नंबर ऑफ आवर्स जितने हम पढ़ते हैं उसका हमारी स्टडी पर क्या इम्पैक्ट होता है. अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं जो भी है मेरा नंबर ऑफ आवर्स और स्टडी का जो भी मेरा स्टडी का आउटपुट है इनका मुझे जॉइंट बिहेवियर पढ़ना है कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ूंगी तो मेरा स्टडी में क्या आउटकम आएगा. ठीक है. तो जब भी मुझे क्या देखना हो एक जॉइंट बिहेवियर देखना हो तब हमारे पास आता है टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. ओके. तब हम
एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनकी हेल्प से फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो बाइवेरिएट हमने बोला, जॉइंट क्या हो गया, बाइवेरिएट की बात कर रहे हैं, राइट। यस मैम। तो बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि मेरे पास हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ओके। हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, लेट्स से x, y। ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है किसके लिए, पहले लेते हैं डिस्क्रीट केस के लिए, फॉर द डिस्क्रीट केस, ठीक। ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो मेरे पास जो भी रैंडम वेरिएबल x, अब आपने ये 1D में 1 डायमेंशन में पढ़ा होगा दैट कि x रैंडम वेरिएबल है, वो कुछ वैल्यूज ले रहा होगा, y रैंडम वेरिएबल है, वो कुछ वैल्यूज ले रहा होगा। अब उनका ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे, जो भी वो वैल्यूज ले रहा है उनके करस्पॉन्डिंग ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अभी 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल को में क्या होता है कि मेरे पास कोई x और y दो रैंडम वेरिएबल्स होंगे जो कि सेम सैंपल स्पेस पर डिफाइन हो रहे होंगे, किस पर, सैंपल स्पेस पर, सेम सैंपल स्पेस पर। ये पॉइंट नोट करना कि मैंने बोला है सेम सैंपल स्पेस, डिफरेंट सैंपल स्पेस पर डिफाइन नहीं होते हैं, ओके। जो कि ये रैंडम वेरिएबल है वो सेम सैंपल स्पेस पर डिफाइन हो रहे हैं, तो जो इनका फंक्शन होगा f of x, y, okay, this function assigns a point in 2D which is 2D बोल, अगर हम 2D बोल रहे हैं इसका मतलब है हम आर स्क्वायर बोल रहे हैं कि ये जो है वो, ये जो फंक्शन है ये एक पॉइंट असाइन करेगा किसमें, आर स्क्वायर में, राइट। जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, डाइस का एग्जांपल ले लो। डाइस के एग्जांपल में आप क्या करते हो, आपके पास x रैंडम वेरिएबल है जो कि 1 to 6 जा रहा है, y another random variable which is also going from 1 to 6, okay, let's say ये j है which is also going from 1 to 6। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप इवेंट्स बनाते हो, राइट। अगर मुझे इनका जॉइंट बिहेवियर पढ़ना है तो आप क्या करोगे, इवेंट्स बनाओगे। अब इवेंट्स बनाने में आप क्या करोगे, लेट्स से कि अगर मेरा a इवेंट है which is x is lying between 2 to 5 and let's say b एक कोई दूसरा इवेंट है where b is lying between 3 to 6, ओके। अभी इन इवेंट का जॉइंट स्टडी अगर हम देखें तो हम क्या बोल रहे हैं, that 2 less than equals to x less than equals to y, 3 less than equals to x less than equals to 6, right? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी हमने दो इवेंट्स फॉर्म किए थे उनका एक जॉइंट बिहेवियर देख रहे हैं, अंडरस्टूड। ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज हो गई कि एक्चुअली आप करते क्या हो। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर आगे प्रोबेबिलिटी लगा दूं, तो अगर मैं इनके प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इनके व्हाट आई एम डूइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने क्या किया, जो इनका जॉइंट बिहेवियर था वही तो ले लिया यहाँ पर। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था जहां मैंने कुछ भी एक ए और बी कंसिडर किए और मैंने अगर इनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो ये आया, राइट। यस मैम। ओके, अभी देखो कि पहले हम देखते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जॉइंट पीएमएफ। जॉइंट पीएमएफ में क्या हो रहा होगा कि x और y मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल्स होंगे। ओके, पहले मुझे बताओ सिंगल पीएमएफ में क्या हो रहा होता है, वन वेरिएबल पीएमएफ में क्या हो रहा होता है। मैम एक फंक्शन होता है और x और जो रैंडम वेरिएबल होती है उसकी काउंटेबल वैल्यूज दी होती है जिन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है। ओके, सो बेसिकली आपने बोला कि एक फंक्शन होता है जो कि वेरिएबल्स पर, उन वेरिएबल्स पे डिफाइन हो रहा होता है, राइट। यस मैम। ओके, तो अभी आप वहां पर एक वेरिएबल था, अब यहाँ पर है आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स x और y। अब मान लीजिए कि जो x है वो कुछ वैल्यूज ले रहा होगा सैंपल स्पेस पर, लेट्स डिफाइन x by लाइक दिस, कि वो वैल्यू ले रहा है x1 x2 to xn लाइक दिस, और जो y है वो सैंपल स्पेस पर वैल्यू ले रहा है y1 y2 to yn, ओके। अब हमने क्या बोला कि इनका ऑर्डर्ड पेयर, मैंने यही तो बोला था कि x और y जो भी वैल्यूज ले रहे हो उनका ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर मैं इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो क्या होगा, बेसिकली वो एक प्रोडक्ट सेट होगा, राइट।
इनका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो एक प्रोडक्ट सेट ही तो होगा। आप इनके Yes, ma'am. करेस्पॉन्डिंग सारे ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे होंगे आप वो बना दोगे, ठीक है। और वो वैल्यूज क्या ले रहे होंगे, कोई भी वैल्यू xi yi, राइट। Yes, ma'am. अभी आप ये क्या कर रहे हो, आपने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसलिए बनाए क्योंकि आप जो जितने भी जॉइंट फॉर्म हो रहे हैं उनका बिहेवियर स्टडी कर पाए, ठीक है। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स पर, इन ऑर्डर्ड वेरिएबल्स पर जो फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है, जो भी फंक्शन डिफाइन होता है वो मेरा हो जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके। तो मान लो कि अब पहले हम डिस्क्रीट केस के लिए पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रीट केस में हम क्या करेंगे, दैट प्रोबेबिलिटी, ओके, x इज इक्वल्स टू xi, कि x कोई एक xi वैल्यू ले इनमें से कोई भी, और y जो है वो yi वैल्यू ले विच इज इनमें से कोई भी। तो इनका ये क्या हो गया, मेरे पास एक जॉइंट बिहेवियर हो गया, ओके। ये हो गया मेरा जॉइंट फॉर डिस्क्रीट केस, ओके, जब xi और yi कोई एक वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपने जॉइंट पीएमएफ की टेबल भी देखी होगी कि वहां क्या आ रहा होता है कि x जो वैल्यूज ले रहा है वो मैंने लिख दिया यहाँ x1 x2 to xn, y जो वैल्यू ले रहा है दैट आर y1 y2 to yn, राइट। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है दैट इज लाइक p11 p12, राइट। ये इनके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ओके। अभी ये है जॉइंट। अब क्या हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्क्रीट के केस में जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे दूं तो क्या आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे यहाँ से? Yes, ma'am. या वी कैन फाइंड दैट आउट, क्योंकि जॉइंट में ये तो हो गया जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। अभी अगर मुझे यहाँ से मार्जिनल निकालनी हो तो मैं क्या करूं, अगर मुझे x1 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मार्जिनल चाहिए तो मैं इन प्रोबेबिलिटीज का सम कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग मार्जिनल मिल जाएगा, ओके। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल की वैल्यूज। ऐसे ही अगर मुझे y के करस्पॉन्डिंग मार्जिनल निकालना है तो मैं इस कॉलम का, इन कॉलम का, जिसके करस्पॉन्डिंग भी मुझे मार्जिनल चाहिए उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दूंगी, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली अगर आपको x का मार्जिनल निकालना हो तो आप y की जितनी भी वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, और y का मार्जिनल निकालना हो तो x की जितनी भी वैल्यूज है वो पुट कर देनी है, राइट। Yes, ma'am. ठीक, तो हमने देखा कि पहले तो हमने देखा कि जॉइंट पीडीएफ में क्या हो रहा होता है। जॉइंट पीडीएफ में है pxy जो कि मेरा जॉइंट पीडीएफ है, which is defined as x is equals to xi and y is equals to yi, okay? अब उसके बाद हमने देखा कि अगर मुझे इस जॉइंट से अगर मार्जिनल निकालना हो तो हमें क्या करना है, यानी कि अगर मुझे मार्जिनल निकालना हो, ओके, तब हम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी चाहिए x is equals to xi की, तो मेरे करस्पॉन्डिंग y के yi जो भी वैल्यूज ले रहा होगा, yi वैल्यूज ले रहा है y1 to yn, हम वो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, अपने जॉइंट में yi की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज y इक्वल्स टू y1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू xi, y इज इक्वल्स टू y2, राइट। सिमिलरली गोइंग ऑन टिल yn, राइट। तो ये मैंने क्या किया, मुझे अगर xi के करस्पॉन्डिंग मार्जिनल निकालना था तो मैंने सारी वैल्यूज yi की पुट कर दी, और ये जो भी रिजल्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं लाइक pi डॉट, वो मेरा हो जाएगा मार्जिनल ऑफ x, ओके। ऐसे ही अगर आपको मार्जिनल ऑफ y निकालना है तो आप क्या करोगे, आप सारी xi की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। वहां से आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल ऑफ yi, ओके। Yes, ma'am. अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि अगर मैंने आपको कुछ ऐसे दे दिया है, लेट्स से x y -1 0 1, मे बी ये चीजें आपको पहले पता भी होंगी बट ये सिर्फ उनके लिए है जिनको नहीं पता, ठीक। अगर आपको ये, और मैंने आपको कुछ एक जॉइंट प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, लेट्स से 0, ओके। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो होगा वो होगा मेरा मार्जिनल ऑफ x, ओके। तो -1 के करस्पॉन्डिंग मुझे टोटल क्या आ रहा है, ये है 1/3, ये है 0, ये है 2/3, और ये है 0, ये 1/3, दिस इज 2/3। और यहाँ पे क्या सम आना चाहिए, f(x) और f(y) दोनों का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज हैं,
राइट? यस Yes, मैम। ma'am. तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे मार्जिनल निकालना हो फॉर x इज इक्वल्स टू -1, तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मार्जिनल ऑफ x, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, x मेरा वैल्यू ले रहा है -1 0 1, ओके, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी -1 के लिए है क्या है 0 है, 0 के लिए क्या है 1/3 है, 1 के लिए क्या है 2/3 है, राइट? राइट, तो ये मुझे क्या दे रहा है कि जब मेरा x -1 वैल्यू ले रहा है तो मेरी प्रोबेबिलिटी है 0, जब x इज इक्वल टू 1 है तब मेरा प्रोबेबिलिटी है 2/3, राइट? तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से अगर आप ये फॉर्म कर लेते हो डिस्क्रीट के केस में, देन इट इज वेरी हेल्पफुल, आप डायरेक्टली मार्जिनल ऑफ x और मार्जिनल ऑफ y निकाल सकते हो, राइट? Yes, ma'am. ओके, अभी देखो अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा हो, लेट्स से कि आपको एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन डिफाइन कर दिया f of x, y, ओके, वो डिफाइन किया है ऐसे दैट it is let's say 1/36 for 1 less than is equals to x is equals to y less than is equals to 6, okay, and it is taking the value 2/36 for 1 less than is equals to x less than y less than is equals to 6, okay. अभी आपको अगर यहाँ से मार्जिनल निकालना हो x और y का तो आप कैसे निकालोगे? बेसिकली मार्जिनल ऑफ x और मार्जिनल ऑफ y निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी x इक्वल टू y वैल्यू ले रहा है, ओके, जब भी x इक्वल टू y वैल्यू ले रहा है तो क्या है, प्रोबेबिलिटी 1/36 है, और जब भी x लेस देन y है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2/36, तो उनका जॉइंट क्या है 2/36, ओके। आपको इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये वैल्यूज पता हो और उसके बाद आपको मार्जिनल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके। आपकी आवाज कट रही है काफी, दोबारा बोलेंगे आप? समवन कोई आइडिया? मैम अगर x का मार्जिनल फाइंड करना है तो y के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो डिस्क्रीट केस है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने तो डिस्क्रीट केस पढ़ा है ना, अभी इंटीग्रेशन की तो बात ही नहीं की। बट मैम लेस देन इक्वल टू की साइन तो नहीं, x तो मैंने क्या बोला, x इज इक्वल्स टू y, और x और y किसके बीच में लाई कर रहा है 1 to 6, ओके, ये डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है। ओके मैम। मैम इसे गिवन रेंज में फॉर एग्जांपल इसको x इक्वल टू y, x लेस देन y और x ग्रेटर देन y के लिए ब्रेक हाँ। करके फिर समेशन लेंगे। राइट, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो आप इसको ब्रेक कर सकते हो व्हेन x इज इक्वल टू y, x लेस देन y और x ग्रेटर देन y। तो x इक्वल टू y के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, x लेस देन y के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी है, और जब x ग्रेटर देन y होगा तो ये प्रोबेबिलिटी क्या ले जाएगा, 0 ले जाएगा, राइट, क्योंकि उसके लिए तो डिफाइन ही नहीं है। तो आपके पास ये तो चीज हट गई कि ग्रेटर देन y के लिए ये 0 है, ओके। अब बचे आपके पास ये दो चीजें, ठीक। अगर आपको अब क्या निकालना है f(x), तो आप क्या करोगे, आपके पास है कि आप वो सारी वैल्यूज पुट करोगे y की, ओके, वो सारी वैल्यूज पुट करोगे, f(x, y) है जेंट, आपके पास y की वैल्यूज पुट करनी है जो कि रेंज में हो, ओके। तो y रेंज क्या ले रहा है, y इज इक्वल्स टू 1 to 6। अब देखो अगर y इज इक्वल्स टू 1 to 6 है तो आप क्या क्या पुट कर सकते हो और कैसे कैसे करोगे? सबसे सिंपल तरीका बताऊं, एक बार टेबल बना लो, क्योंकि अभी नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो एक बार टेबल बना लो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। मार्जिनल ऑफ x निकालना होता है तो मैंने अभी क्या बताया, मार्जिनल ऑफ x के निकालना हो तो आपके पास ये सम आ जाता है, आपको बस सम करना है, वो आपको वैल्यू दे देगा जो भी 1 2 3 4 5 6 x वैल्यू ले रहा है वो। और अगर y के करस्पॉन्डिंग निकालना हो तो इसका सम कर दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी।
एक बार टेबल फॉर्म करके देखो, देन लेट्स सी क्या आ रहा है। बिना टेबल के भी कर सकते हो, पर ठीक है अभी करके देखो ताकि आपको आइडिया लग जाए। इसको आप फर्दर ब्रेक कर लो। इसको फर्दर ब्रेक कैसे करोगे? एक तो फंक्शन हो जाएगा जब y इक्वल टू एक्स है तब, यानी कि आप लिखोगे एफ एक्स कॉमा एक्स, ओके। और दूसरा लिखोगे जैसे इन्होंने बताया x लेस देन y, एफ एक्स कॉमा वाई, ओके। और x ग्रेटर देन y, एफ एक्स कॉमा वाई। तो इसके लिए वैल्यू क्या है? जब भी x ग्रेटर देन y है उसके लिए वैल्यू है 0, तो दिस विल गो टू 0। अब आपको इन दोनों की प्रॉपर्टी बतानी है। तो f x के लिए क्या हो जाएगा? देन व्हेन x इज इक्वल्स टू y है तो प्रोबेबिलिटी है 1/36, सो दिस विल डायरेक्टली बी 1/36। अब बस इसके लिए बताओ, जब x लेस देन y है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एनी आइडिया? कोई भी कर पाएगा इसे? मैम जब x इक्वल्स टू y तो मैम 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2 से लेके 6 इक्वल टू 6 तक 6 नहीं आएंगे? 6/36 कहाँ पर? जब 1 इक्वल्स टू 1, 30/36 आएगा। मतलब कहाँ? मैम यहाँ पर जो पहला x वो है x x है ना, हम तो मार्जिनल निकाल रहे हैं अभी। अभी मैंने सिर्फ नॉर्मली बताया है। ऐसे देखो x, ओके, x y, y वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 5 6, ओके। x वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी देखो जब x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y, तो हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36, 1/36 लाइक दिस, यही तो है। ये सबके लिए 1/36 है। तो मैंने सिर्फ ये क्या लिखा है, मैंने ये नहीं बोला कि ये सम है या फिर क्या है। अभी मार्जिनल पूरा निकाला ही नहीं है, वो तो हम बाद में इसको भी कैलकुलेट करके निकालेंगे ना, जो भी 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग आएगा। अभी तो सिर्फ ये वैल्यूज पुट करी है कि जब x और y 1, 1, 2, 2, 3, 3 के केस में सब में प्रोबेबिलिटी 1/36 है, तो बस ये प्रोबेबिलिटीज पुट कर दी है। अभी देखो ये वाला कौन सा केस है? जब x की वैल्यूज बड़ी है, y की छोटी है, राइट? x ग्रेटर देन y है, राइट? यस मैम। इनके लिए सबके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इन सब के लिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब मेरे को बस इन प्रोबेबिलिटीज पर ध्यान देना है, ओके। कैन आई रिमूव दिस पार्ट? अब इन प्रोबेबिलिटीज में देखो, इन्होंने बोला कि जब भी y जो है वो लेस देन y इज ग्रेटर देन x है, तो जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2/36, ओके। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? 2/36, मतलब सबके लिए प्रोबेबिलिटीज पुट कर दो, ओके। सबके लिए 2/36, 2/36 ऐसे पुट कर दोगे, ओके। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज आ जाएगी, यहाँ से मैं एक फंक्शन बना सकती हूँ बेसिकली कि y ग्रेटर देन, अगर y ग्रेटर देन x है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 2/36, और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर x के लिए निकालनी हो तो वहां मेरा फंक्शन हो जाएगा 6 - x, ओके, which is 1/36, and if I'll solve it then this would be 6 2s are 12, 13 - 2x। अब आप कोई भी x की वैल्यू के लिए चेक करके देखो, 1 2 3 4 5 6। अब आप जो बोल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? करस्पॉन्डिंग किसी एक के वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकालो। अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 निकालते हो तो आप क्या करोगे? इन सारी वैल्यूज का एडिशन करोगे। इन सारी वैल्यूज को ऐड करके क्या आएगा? 11/36। 11/36। अगर अब यही वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करो, क्या मिल रहा है आपको? सेम मिल रहा है। तो ये क्या किया, यहाँ आप इंडिविजुअल की निकालते, x इज इक्वल्स टू 2, 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा?
9/36। 9/36। ओके, ऐसे ही आप क्या करते यहाँ पर सबका सम करते और उसके बाद आपको क्या मिल जाता, 1 के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग, सिमिलरली गोइंग ऑन टू x इज इक्वल्स टू 6 के करस्पॉन्डिंग 6 तक प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, राइट। अब Yes, मैंने ma'am. क्या किया, मैंने उस फंक्शन को, जैसा कि अभी किसी बच्चे ने बोला था कि हम इस फंक्शन को डिवाइड कर देंगे, वो एकदम एक्यूरेट था। उस टाइम पर आपको टेबल फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस फंक्शन को डिवाइड कीजिए कि क्या हो रहा है, एक x इज इक्वल्स टू y है, एक x लेस देन y है, तीसरा फंक्शन हो जाएगा x ग्रेटर देन y। ओके, अब x ग्रेटर देन y क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी है, तो इस केस को तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। मेरे पास बचे बाकी दो केस, जब x y के इक्वल है, बेसिकली x, है, प्लस दूसरा केस जब x लेस देन y है, उसके लिए मैंने निकाला, मैंने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन निकाला है मार्जिनल ऑफ x। ओके, x के टर्म्स में फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये 1/36 आ गया, 2/36 आ गया, और ये है 6 माइनस एक्स। अब मैंने 6 माइनस एक्स क्यों किया, रेंज के अकॉर्डिंग किया, बेसिकली रेंज के अकॉर्डिंग किया। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बना दिया, तो मेरे पास एफ एक्स एक्स आ गया 1/36, 13 माइनस 2x। ओके, अभी ये जो है वो आपने टेबल के अकॉर्डिंग भी करके देख लिया, वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। आप Yes, इसमें ma'am. x इज इक्वल्स टू 1 to 6 में से कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, आपको उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे देगा ये। ओके, अब इसी तरीके से अगर आपको मार्जिनल ऑफ y निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, एफ वाई वाई, सेम मेथड यूज करना है आपको, बस प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। मैम इस इक्वेशन में 6 माइनस 6 कहाँ से आया, ये नहीं समझ में आया। कहाँ पर ये हाँ 6 माइनस एक्स कहाँ से आया, क्योंकि मुझे बोला गया है दैट x इज लेस देन y। ओके, x इज लेस देन y। अब ये रेंज देखो, ये क्या है, 1 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन y लेस देन इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मुझे क्या करना हो, मुझे क्या करना है, अब ये देखो, ये x लेस देन y के लिए रेंज है, तो आप इससे कुछ एनालाइज कर पा रहे हो, ये बेसिकली रेंज को सेटिस्फाई करने के लिए बताया है। कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसा क्यों किया, कोई भी। क्योंकि इसमें कहा गया है ना कि x को 1 to 6 में लाई करना चाहिए, तो y की हाँ जो वैल्यू है वो लेस देन 6 होगी ना, मतलब 6 माइनस x। हाँ, समझ आया किसी को, जिसने डाउट पूछा था उसको। नो मैम, अगर वो 6 से छोटा होना चाहिए तो हाँ, 6 तो से क्यों लिखेंगे वहाँ पे, अपर ये भी लिमिट से चीज़। छोटा होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अभी अगर हमें मार्जिनल ऑफ y निकालना होता, तो अगर इस केस में x लेस देन y के लिए हमको निकालना होता तो y माइनस 1 हो जाता। हाँ, बेसिकली अभी आप जब y के लिए मार्जिनल निकालोगे तो जैसा उन्होंने कहा, तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो वैल्यू हो जाएगा ये y-1 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है, जो भी ये एक्सप्रेशन है, वो क्या कह रहा है, दैट इज सेइंग दैट x इज लेस देन y, और वो जो इनइक्वालिटी है वो 1 to 6 के बीच में लाई कर रही है, और x और y भी 1 to 6 के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, एक बार आप y के करस्पॉन्डिंग भी मार्जिनल निकाल के देखो, ओके, उसके बाद आपको समझ आएगा।
कोई सॉल्व कर पा रहा है? Yes, ma'am. 2y minus 1 by 36 आया मैम. 2y minus 1 36. ओके, अभी मुझे आंसर नहीं पता, पर कोई वेरीफाई करेगा? किसी का यही आ रहा है? आई थिंक y minus 1 पुट करेंगे तो यही आना चाहिए. किसी का सेम आंसर आ रहा है? ओके, तो चलो इसको देख लेते हैं. जिसका अभी आ रहा है या नहीं आ रहा वो वेरीफाई कर लेना. अब मुझे क्या निकालना है? एफ वाई वाई. ओके, तो उस इसमें क्या करना पड़ेगा? एक्स की सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी. ओके, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ओके, तो एक्स वैल्यूज क्या ले रहा है? 1 2 6. ओके, अभी देखो इस फंक्शन को भी आप कैसे डिवाइड करोगे? जैसे पुराने वाले को किया था. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है? या तो एफ ऑफ वाई वाई हो जाए. ओके, प्लस समेशन एक्स लेस देन वाई वाला केस, प्लस समेशन एक्स ग्रेटर देन वाई वाला केस. ओके, जैसे फंक्शन डिवाइड किया था वैसे करेंगे. अब एक्स ग्रेटर देन वाई के लिए क्या है? 0 है. अब मुझे ये देखनी है एफ वाई वाई के लिए मेरा फंक्शन क्या है. सी दिस, एफ वाई वाई के लिए प्रोबेबिलिटी है ओके 1 by 36. ओके, 1 by 36 प्लस जब समेशन एक्स लेस देन वाई है तब क्या प्रोबेबिलिटी है? तब है एफ एक्स कॉमा वाई. तो ये क्या हो जाएगा? 2 by 36 y minus 1. अब ये देखो ये y minus 1 कैसे हुआ और उधर वो कैसे हुआ. इस टेबल को जरा अच्छे से क्रिएट करते हैं. अभी ये बताओ कि अगर मैं इस टेबल को एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी? ये वैल्यूज तो सारी 0 हो गई. ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एफ वाई वाई. हमने यहाँ निकाला था एफ एक्स एक्स, ये आ रहा था 11 by 36, ये आ रहा था 9 by 36, ऐसे करके एफ एक्स एक्स आ गया था. अब मुझे एफ वाई वाई निकालना है तो मैंने क्या करना है? इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है. ठीक, इन प्रोबेबिलिटीज का ऐड करना है तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 1 by 36. ओके, और 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 3 by 36. राइट? यस मैम. ओके, तो अभी आप देखो, जब आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से फॉर्मेट ना समझ में ना आए, बेसिकली हमने इस रेंज के अकॉर्डिंग निकाला है, जो मुझे रेंज दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग. तो आप जो भी फंक्शन है वो यहाँ वेरीफाई करके भी देख सकते हो. ये जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा 11 9 लाइक दिस. ओके, और ये वाला जो बनेगा वो होगा 1 3 लाइक दिस. एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे ये सारी प्रोबेबिलिटीज. ओके, तो जिससे क्या हो जाएगा? 3 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे, 4 5 6. ओके, इनके करस्पॉन्डिंग निकालोगे आप. अब देखो लिमिट थी 1 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन y लेस देन इज इक्वल्स टू 6. ओके, हम निकाल रहे थे x लेस देन y के लिए और y की सारी वैल्यूज पुट कर रहे थे. तो अगर मैं y की सारी वैल्यूज पुट करूं तो क्या हम कर रहे थे कि हम कर रहे थे 6 minus x. ओके, x लेस देन y के लिए हमने पुट किया 6 minus x, क्योंकि मेरे पास क्या है? मेरे पास y जो मैक्सिमम वैल्यूज ले रहा है वो क्या ले रहा है? 6 वैल्यूज ले रहा है. राइट, और x जो वैल्यूज ले रहा है वो क्या ले रहा है? 1 2 3 4 5 6. ओके, तो अगर लिमिट सेटिस्फाई करनी है तो मुझे y minus 6 पुट करना पड़ेगा. सॉरी, x minus 6 minus x पुट करना पड़ेगा. आई कांट पुट x minus 6. x minus 6 पुट करेंगे तो वो निगेटिव में आ जाएगा, और x तो वैल्यू क्या ले रहा है? 1 2 6 वैल्यू ले रहा है. तो बेसिकली हम ये जो निकाल रहे हैं ना 6 minus x और 1 minus x, ये यहीं से आया. इसका लोअर लिमिट था 1, इसका अपर लिमिट था 6. तो दैट इज, अगर हम y के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, y की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 minus x, और जब x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? y minus 1. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, अभी ये क्या था? ये इसको हमने देखा डिस्क्रीट के केस में अलग अलग तरीके से मार्जिनल निकालना. ओके, अब आपके पास ऐसे सिंपल केस देखो, बहुत सिंपल. इसमें क्या है? अगर मैंने आपको लेट्स से जॉइंट दे दिया
ऐसे 1/21 x plus y, ओके। 0 फॉर अदरवाइज केस और x की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से 1 2 एंड दिस इज 1 2 3। अब ये तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें भी सेम केस करना होगा जो आपने पहले किया था, बस इसमें आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको x और y के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इनके करस्पॉन्डिंग सारी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी। आप जो भी x और y की वैल्यूज पुट करोगे उनके करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से अगर आपको मार्जिनल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अगर x का निकालना है तो y की 1 2 3 वैल्यूज इसमें पुट कर दोगे, ऐड कर दोगे, ओके। और अगर y के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो x की वैल्यूज जो भी है वो पुट कर दोगे और फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लोगे, राइट? यस मैम। तो ये तो काफी इजी फंक्शन हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है इस वाले में, राइट? यस मैम। ओके, अभी इसी तरीके से या ओके, अभी हम कॉन्टिन्यूस वाला केस बाद में पढ़ते हैं, पहले डिस्क्रीट का ही देख लेते हैं, डिस्क्रीट में क्या क्या है। ओके, अभी ये थोड़ा जनरल आइडिया मिल गया आपको, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे अभी जो थोड़े हायर लेवल के होंगे, पर अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सारे। उसके बाद लेट्स से कि हम बात कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। तो ये आपको पहले समझ में आया कि इसमें एक्चुअली में करना क्या होता है। आपके पास जॉइंट के केस में एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल दे रखी होगी, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, ओके। जो x वैल्यू ले रहा है, जो भी y वैल्यू ले रहा है, तो अगर आपको f(x) निकालना हो और f(y) निकालना हो तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कर देना है, जिसके भी करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम। वो आपको क्या दे देगा, मार्जिनल दे देगा उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, राइट? और ये जो पूरा फॉर्म हो जाएगा वो बन जाएगा क्या, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, और ये जो फॉर्म हो जाएगा वो इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ये दे देगा मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x, राइट? यस मैम। अंडरस्टूड। अभी देखो कंडीशनल पीडीएफ में क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या हो रहा होता है। अभी हम सिर्फ डिस्क्रीट की केस की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस केस की नहीं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या होता है, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी हुई होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी है ना? यस मैम। ओके, तो बस यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में डिफाइन करने हैं, ओके। तो लेट्स से कि x और y अगर मेरा टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो कंडीशनल डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन होगा, ओके, लेट्स से दैट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x गिवन y, या तो आप उसको f(x) गिवन y लिख सकते हो, या तो आप उसको प्रोबेबिलिटी x गिवन y लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे लिख दो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y हो जाता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू y, ओके। जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू y कांट बी इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो बेसिकली ये सेम चीज है जो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, वैसा ही होता है यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, ये हो जाता है, ये क्या है, ये है जॉइंट ऑफ x एंड y, और ये क्या है, दिस इज मार्जिनल ऑफ y, ओके। तो जब आप x गिवन y के करस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हो, x गिवन y के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो, विच इज जॉइंट ऑफ x एंड y अपॉन मार्जिनल ऑफ y, ऐसे ही आप जब y गिवन x के करस्पॉन्डिंग पढ़ते हो तो then this is joint of x and y and here it would be marginal of x, right? यस मैम। ओके, अभी यहाँ पर देखो, अब जैसे हम जॉइंट की बात कर रहे हैं तो जॉइंट में हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू xi और y इज इक्वल्स टू yi जो होता है वो मेरा जॉइंट होता है, ओके। अब इसी केस में अगर मैं बोलूं कि ये जॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंट कब हो जाएंगे, तो अगर मुझे क्या करना है कि ये बताना है कि x और y जो है वो इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो बेसिकली जब इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी इनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? ये तो आपने पढ़ा भी होगा पहले दैट अगर आपके पास जॉइंट दे रखा है और आप उनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर दो, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो ये केसेस कैसे हो जाते हैं, देन x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड? यस मैम।
ठीक है, तो ये बस जो डिस्क्रीट के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। ओके, ये हमने ये सारी चीजें देख ली कि इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा होगा, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग फॉर दिस। एनी क्वेश्चन? ओके, लेट्स सी दिस कि अगर आपके पास कुछ ऐसे हो दैट एक्स और वाई कोई दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं और उनका जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है वो डिफाइंड है लाइक दिस, p is power minus lambda, p is power y, 1 minus p is power x minus y upon factorial y factorial x minus y। अब इसका जो मैं वैल्यू लिखने जा रही हूँ ना, y और x को डिफाइन कर रही हूँ, वो उस पर बहुत ध्यान देना, and how am I defining it? Okay, okay, this is like this, y is going from 0 1 2 to x and x is going from 0 1 2 and infinity। okay, जहां पर lambda और p क्या है, मेरे कांस्टेंट्स हैं, these are constants। अब यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम देख लेते हैं लेट्स से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं ऑफ y गिवन x, ओके, या फिर x गिवन y। और अगर ये निकालना है तो कैसे करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मार्जिनल निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, मार्जिनल निकालो x के करस्पॉन्डिंग, y के करस्पॉन्डिंग, और पहले मार्जिनल बताओ मार्जिनल क्या आ रहा है, एंड बी वेरी केयरफुल विद द लिमिट वैल्यूज। व्हाट इज द लिमिट दैट इज गिवन हियर? Here x follow Poisson lambda and हाँ, y हाँ, given क्योंकि x मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ, या x, राइट, x comma p, क्या, binomial x comma p, y given हाँ, x will follow या binomial। यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो वेरिएबल है वो कुछ ऐसा पॉइजन सा फॉलो कर रहा है और कुछ बाइनोमियल सा है। ओके, लेकिन लिमिट डिफरेंट है तो आप इसको डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हो, आपको मार्जिनल निकालना पड़ेगा इनका। लाइक बेसिकली x का तो लिमिट इंडिपेंडेंट है, देन यू कैन डायरेक्टली से कि x का जो पीडीएफ होगा वो क्या होगा, बट फॉर y इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन x, तो वो देखना पड़ेगा, एक बार उसको डिस्कस करना पड़ेगा। आप दोनों तरीके से, मतलब जो भी आपका प्रोसीजर है वो निकाल के देखिए। देन लेट्स से क्या आता है, तो अगर आप x के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो आप क्या करोगे, y की वैल्यूज पुट करोगे, ओके, x, y में, और अगर y के करस्पॉन्डिंग निकालोगे देन यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ x, y में। अब मुझे पहले कोई ये बता दो कि x के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो y वैल्यू क्या लेगा, और y के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो x की रेंज क्या होगी, रेंज बता दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, या y equal to x to infinity, y is, y equal to x, हाँ, y के लिए हो जाएगा x is equals to y to infinity। no, y equal to x, I am talking about f of x। Okay, can you write in the comment? I can't hear your voice. Anyone else? जब आप x के लिए निकालोगे तो y तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है that y is taking from 0 to x, right? यस मैम। Okay, तो y तो ये हो गया 0 to x, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब y के लिए बताओ, y में क्या हो रहा है कि जब आप x की वैल्यूज पुट करोगे तो x की वैल्यूज क्या है, 0 to x है यहाँ पर, और x है 0 to infinity, तो ये कैसे जाएगी इसका लिमिट? ये बेसिकली x और y डिपेंडेंट हो गए ना, अगर मैंने ऐसे लिमिट डिफाइन कर दी तो। यस मैम। ओके, तो ये y to infinity होगा, या y to infinity होगा।
समझ में आया सबको ये y टू इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि ये देखो x की वैल्यू क्या है, y जा रहा है 0 टू x और x जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी, लाइक दिस। ओके, तो y की जो भी y वैल्यू ले रहा है दैट इज लाइक दिस। ओके, मान लो y इनमें से कोई भी वैल्यू ले रहा हो तो x क्या जाएगा, ये होगी मान लो इनमें से कोई भी वैल्यू y की, और y से इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनमें से ही कोई वैल्यू तो y ले रहा होगा, x की इन्हीं में से कोई वैल्यू। बेसिकली y तो 0 टू x ही है, तो ये जो भी वैल्यू ले रहा होगा वो y पर डिपेंड कर जाएगी, तो x हो जाएगा y टू इन्फिनिटी। अंडरस्टूड? यस मैम। अब इनका बताओ कि इनका मार्जिनल क्या आएगा। किसी को डाउट है इसमें कि वैल्यूज कैसे लेनी है? अरे पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, मैम समेशन कैसा होगा वो नहीं समझ पड़, कहाँ पर? मार्जिनल कैसे फाइंड होगा वो नहीं समझ पड़ रही लिमिट के रखने के बाद। ओके, तो किसके लिए बताऊं, x के लिए y के लिए? एक्स के लिए बता दीजिए। ओके, ये देखो यहाँ पर क्या है, वैल्यूज पुट की y इज इक्वल्स टू 0 टू x। ओके, आप जो जॉइंट है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडास पावर x e पावर माइनस लेमडा पीस पावर y 1 माइनस पीस पावर x माइनस y अपॉन फैक्टोरियल y फैक्टोरियल x माइनस y। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब y की वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि क्या है, x तो इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, x पे तो समेशन लग ही नहीं रहा, तो x का वैल्यूज क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा पावर x e पावर माइनस लेमडा अपॉन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई कैन राइट एक्स ई वाई। ओके, तो मैं ले देती हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल x, ये ले देती हूँ फैक्टोरियल x। ओके, ये मैंने ले लिया, e पावर माइनस लेमडा ले लिया। ओके, ये बचा पीस पावर y 1 माइनस पीस पावर x माइनस y अपॉन फैक्टोरियल y फैक्टोरियल x माइनस y। मैंने ये सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा सकूं। ओके, क्योंकि जैसा कि अभी किसी बच्चे ने बोला था कि ये क्या है, ये मुझे पॉइजन और बाइनोमियल दिख रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करना था कि ये जो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज x c y, राइट, पीस पावर y 1 माइनस पीस पावर x माइनस y। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, सिर्फ बाइनोमियल के बनाने के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल x का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, विच इज इक्वल्स टू लेमडास पावर x इज पावर माइनस लेमडा अपॉन फैक्टोरियल x, ये लेमडा है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल का फॉर्मूला है ये, बाइनोमियल का, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन यस नहीं, मैम। फॉर्मूला। ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो, p प्लस 1 माइनस पीस पावर x, लाइक यही तो यस होता है। यस मैम। ओके, then this would be equal to, this will cut out and you will get this is lambda's power x e power minus lambda upon factorial x। ओके, तो ये क्या हुआ कि जो आपका मार्जिनल ऑफ x है दैट इज बेसिकली पॉइजन, राइट, यस मैम। विथ द पैरामीटर लेमडा। अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े नहीं है, पर शायद आपको ये याद हो कि ये क्या है, पॉइजन का पीडीएफ होता है। ओके, जिसका पैरामीटर लेमडा है, तो ये हो गया आपका पॉइजन। अब इसका जो आएगा वो क्या आएगा, वो आप फाइंड आउट करो। सेम प्रोसीजर से फाइंड आउट करना है जो भी अभी यूज किया है। मे बी आपकी अब बाइनोमियल ना बन के कुछ और बन जाए, वो बात अलग है।
निकालोगे ये वाला कि कुछ आ रहा है? मैम ये भी कर दीजिए। ओके तो इसमें क्या हो रहा होगा, बस थोड़ा सा ना इसको एनालाइज करके करके देखा करो। ये आ गया x इज इक्वल्स टू y टू इन्फिनिटी। ओके तो ये देखो e पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर x, p पावर y, 1 माइनस p पावर x माइनस y अपॉन फैक्टोरियल y फैक्टोरियल x माइनस y। ओके अब यहाँ पर क्या है वो देखो, यहाँ पर है मेरे पास जो x है वो मेरा डिपेंडेंट है, राइट, y जो है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट है। ओके अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं लैम्डा पावर x मैंने बाहर ले लिया। ओके x इज इक्वल्स टू y टू इंफिनिटी, क्या क्या बाहर आ सकता है, फैक्टोरियल y बाहर आ सकता है, फैक्टोरियल x माइनस y अंदर रहेगा, और ये है 1 माइनस p ओके एंड इसको x अगर मैं minus y equals to t. After that, मैम लैम्डा रेज़ टू x तो बाहर नहीं आएगा ना? क्या लैम्डा रेज़ टू x बाहर नहीं आ सकता बिकॉज़ x सॉरी के ऊपर लेमडा की पार y पाए to पाए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 सेकेंड मैंने इसको शायद लिखा नहीं, लेमडा की पार x है ना, देन दिस कैन बी रिटन लाइक लेमडा पावर y हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर मुझे ये फंक्शन बनाना है तो ये हो जाएगा लेमडा p पावर y बाहर आ जाएगा, या इसको मैंने ऐसे लिख दिया p पावर y बाहर ले लिया। ओके लेमडा की पावर x था, इसको मैंने लिख दिया x माइनस वाई इंटू लेमडा पावर y। ओके तो लेमडा की पावर y बाहर ले लिया, बेसिकली लेमडा की पावर x में माइनस वाई प्लस वाई कर दिया ताकि ये x माइनस वाई फॉर्म हो जाए। ओके ताकि x माइनस वाई जो है इसके अंदर चला गया लेमडा, और y वाला जो फंक्शन था वो मैंने बाहर ले लिया, p पावर y था वो बाहर ले लिया, फैक्टोरियल y वो बाहर ले लिया, और ये सारे डिपेंडेंट है, राइट। यस मैम। ओके x माइनस वाई बना दिया बेसिकली। अब ये x माइनस वाई बनाने से फायदा क्या हो गया वो देखो, अभी ये क्या होगा, ये हो जाएगा लेमडा इंटू पी पावर y अपॉन फैक्टोरियल y एंड e पावर माइनस लेमडा रह गया, e पावर माइनस लेमडा एंड दिस इज, अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई जो है वो वैल्यू लेगा 0 टू इन्फिनिटी, अब राइट आई कैन सी फ्रॉम दिस फंक्शन कि x is equals to y to infinity था, then I can write it like x minus y is equals to 0 to infinity. Yes ma'am. Okay, now this is equals to lambda 1 minus p and this is okay. अब देखो x minus y is equals to 0 to infinity, या तो आप x minus y को s मान लो, कोई भी एक फंक्शन उसके बाद सॉल्व कर दो उसके, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ बन रहा है एक्सपोनेंशियल। ओके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर लैम्डा 1 माइनस p। ओके किसी को याद था ये? यस मैम। ओके ये हो जाएगा e पावर लैम्डा 1 माइनस p। अब ये भी e पावर माइनस लैम्डा है, आप इसको इसमें ऐड कर दोगे ये वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा लैम्डा p पावर y e पावर माइनस लैम्डा p अपॉन फैक्टोरियल y। तो बेसिकली ये भी जो है मार्जिनल ऑफ y जो है वो भी पॉइसन फॉलो करेगा बट विद द पैरामीटर लैम्डा p। अंडरस्टूड? तो ये ऐसी कैलकुलेशन जेएम के एग्जाम में और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जॉइंट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसी कैलकुलेशन मोस्टली आती है, किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाती है। प्रीवियस ईयर तो मैं तो ऐसे क्वेश्चंस काफी दे रखे हैं, पर हाँ ये एक आ जाती है, तो आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। ओके ये मार्जिनल फाइंड आउट करने में कोई डाउट? नो मैम। ओके किसी को भी कोई डाउट तो अभी बताओ। ओके देन इसका कंडीशनल आप फाइंड कर लेना। ओके क्योंकि आपको मार्जिनल पता है, देन यू कैन फाइंड द कंडीशनल। बेसिकली आपको अगर इसके लिए फाइंड करोगे तो पी वाई एक्स जॉइंट अपॉन पी एक्स एक्स यानी कि मार्जिनल ऑफ एक्स ये पुट करना है। ओके यस मैम। ओके अंडरस्टूड। और अगर कोई भी डाउट हो तो इसको स्टडी करना, ये क्वेश्चन अपने आप से खुद से करके देखना, उसके बाद मुझे कल बताना। ओके
Yes, ma'am. Okay then. We'll wrap up the class here and let's meet later.